बहुत कॉमन टैबू है लोगों के बीच में। आप आगे जाके कैसे दिखेंगे, इंजीनियरिंग वुड बी द बेस्ट फॉर मी। चार्म देखा था फर्स्ट टाइम, बस वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी बैठ के सबसे बातें करना। वो उसका एक बीट सुन के आज भी हमें याद आ जाता है कि यस ये वो वाला म्यूजिक है, ये वो वाला एडवर्टीजमेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं डालता है, इम्पैक्ट तो डालता है डेफिनेटली। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ एंकर अलंकृता और आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पीपल ऑफ अरपा और हमारे साथ हैं आज एक स्पेशल गेस्ट। मैं डॉक्टर अंकिता अग्रवाल और आप देख रहे थे अरपा रेडियो, आपका अपना रेडियो। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ एंकर अलंकृता और आप देख रहे हैं कार्यक्रम पीपल ऑफ अरपा और हमारे साथ हैं आज एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अंकिता अग्रवाल, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और डेंटिस्ट हैं। तो आइए मैम से बातचीत करते हैं। मैम अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता अग्रवाल है। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब जो ब्रेसेस लगाने वाले डॉक्टर होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज करने वाले, वो। एंड आई हैव डन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी, फेलोशिप इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी। तो मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। मैम जैसे आपने बताया कि ब्रेसेस लगाने वाले डॉक्टर्स, तो किस एज से इस प्रॉब्लम का सामना आप करते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 13-14 साल की एज में जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये एक बहुत कॉमन टैबू है लोगों के बीच में, इवन कुछ डेंटिस्ट के बीच में भी, पर ये सच नहीं है। इनफैक्ट इस प्रॉब्लम की सही एज जो है शुरुआत करने की ट्रीटमेंट की, वो होती है 6-7 साल के बाद। जब 6-7 साल से हम ये देखते हैं, और कई बार उससे भी छोटे बच्चों में जब हम ये देखते हैं कि उनकी बोन की ग्रोथ कैसी हो रही है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, कई बार ऊपर का बोन मैक्सिला जिसे हम बोलते हैं वो आगे हो रहा होता है या वो नीचे का आगे हो रहा होता है, तो इन चीज़ों को सही प्रपोर्शन में लाने के लिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि ये ट्रीटमेंट सिर्फ दांतों का नहीं होता, ये आपके पूरे फेस का ट्रीटमेंट है कि आप आगे जाके कैसे दिखेंगे, आपका ये पोर्शन ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे तो नहीं है, या आपके ऊपर मैक्सिला जो है, ऊपर का जबड़ा जो कहते हैं, वो ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे तो नहीं है। अच्छा। या कई बार आपका ये जो मलार पोर्शन, जो चीक्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा होता है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट की मदद से हम ये इसके ट्रीटमेंट को करते हैं। अच्छा। तो इसकी सही एज, अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, उसका फेस कुछ अबनॉर्मल है, तो वो 6-7 साल की एज से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, मतलब हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि परमानेंट टीथ आए और फिर हम ये चीजें करवाएं। बहुत सारे जो मिक्स डेंटिशन होता है, मतलब जिस समय दूध के दांत भी कुछ मुंह में होते हैं और कुछ परमानेंट दांत भी आ चुके होते हैं, कुछ दांत टूट के खाली हुआ रहता है स्पेस, वहाँ पे दांत नहीं होता है, वो एज में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। बशर्ते प्रॉब्लम क्या है उस पर डिपेंड करता है। हम पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा मैम, हमें कुछ अपने स्कूलिंग और स्टडीज़ के बारे में बताइए। ओके, सो मेरी स्कूलिंग हुई है कोरबा छत्तीसगढ़ से। वहाँ पे निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे मैंने स्टडीज़ की हैं टिल 12th क्लास। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी BDS की डिग्री, जो डेंटिस्ट्री का ग्रेजुएशन होता है, वो किया है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर से। फिर MDS जो मास्टर डिग्री होती है, जो मैंने ऑर्थोडोंटिक्स एंड फेशियल एस्थेटिक्स में किया है, दैट आई हैव डन फ्रॉम वर्धा, SPDC शरद पवार डेंटल कॉलेज वर्धा से किया है। उसके बाद मैंने एक UK बेस्ड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी का फेलोशिप किया है 2 इयर्स का मुंबई से। एंड देन प्रैक्टिस मेरी अब तक मुंबई में ही हुई है और बिलासपुर में मैं शिफ्ट हुई हूँ लास्ट ईयर 2023 अप्रैल में। तो मैम एज अ डॉक्टर फिर आपने प्रैक्टिस कैसे शुरू की और अभी? एक डॉक्टर जो होता है वो अपने अंडर ग्रेजुएशन टाइम से प्रैक्टिसिंग ही होता है, बिकॉज हम काम ही पेशेंट्स पे करते हैं, हम सीखते हैं अपने सीनियर्स के सुपरविजन में, पेशेंट्स पे डायरेक्ट काम करते हैं। सो एक्चुअली देखा जाए तो आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2012, जब से मैं 3rd ईयर BDS में थी तब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट देन MDS गए तो फिर वहाँ पे तो डायरेक्ट पेशेंट्स मिलते ही हैं, तो वो 3 साल की प्रैक्टिस भी मेरी थी। आफ्टर दैट आई वेंट टू मुंबई, और मुंबई में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैंने पहले जॉब किया, मैंने कुछ कंपनीज में काम किए, कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स पे किए। देन आई वाज अ कंसल्टेंट इन मुंबई। बेसिकली मुझे वहाँ सेटल तो होना नहीं था, तो मैंने वहाँ क्लिनिक ओपन नहीं किया, पर मैं ऑल ओवर मुंबई कंसल्टेशन बेस पे रहती थी। तो 30 डेज मेरी फुल प्रैक्टिस थी वहाँ पे। अलग अलग क्लिनिक्स पे हम जाते थे, वो लोग हमें बुलाते थे फॉर माई केसेस, एंड मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी। क्लिनिक के बारे में कुछ बताइए मैम कि कैसे आपने शुरुआत की? यहाँ मेरे फादर इन लॉ का हॉस्पिटल है इन चकरबाटा। ही इज प्रैक्टिसिंग सिंस लाइक मोर देन 35-37 ईयर्स देयर, एंड मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ भी वहीं प्रैक्टिस करते थे सिंस 70 ईयर्स। हमारा वो क्लिनिक है, इट्स अ फैमिली क्लिनिक काइंड ऑफ थिंग हमारे लिए। सो वहाँ पे मैंने पहले स्टार्ट किया। वहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स, जो नोन पेशेंट्स थे, उनको इन्फॉर्म करके, और कुछ क्लिनिक्स हैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे कंसल्टेशन बेस पे मैं ऑर्थो के लिए जाती हूँ फॉर ऑर्थोडोंटिक केसेस, ये किया। एंड देन अभी दिसंबर में मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है, सेंटर वेयर हाउस रोड बिलासपुर में। उनका नाम है, क्लिनिक का नाम है UMCC। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम सबसे पहले तो आपको। थैंक यू।
मैम स्टडीज़ वगैरह के बारे में आपने बताया, स्कूलिंग के बारे में आपने बताया। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें 3-4 फील्ड ही पता होती है। यस। जिसमें एक हमें पता होता है कि डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, सीए होते हैं, बट उसके अंदर भी इतने सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, ये हमें नहीं पता होता। तो आपको शुरू से मालूम था कि आपको इस चीज़ में जाना है? मैं जब 7th-8th में थी, व्हेन आई वाज लाइक टीनेजर, तो मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग वुड बी द बेस्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इंजीनियर बनूंगी। पर फिर मैंने, आई हैव ओनली सिबलिंग, मेरे बड़े भैया हैं, तो जब उनका सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस में, तो मैंने वो चार्म देखा था फर्स्ट टाइम। एक डॉक्टर बनते हैं जब, ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय फैमिली, तो वो चार्म देख के मेरा मन किया कि भैया ने पढ़ाई की है, वो डॉक्टर बन रहे हैं, तो मुझे भी बनना है। बस वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने भैया के गाइडेंस में ही पढ़ाई की है, और बस उनसे सीखते सीखते ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बारे में आपको आपके भैया से ही पता चला? नॉट एग्जैक्टली कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बारे में, बट हाँ बेसिक उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर तो तुमको प्री मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा, 11th-12th में पढ़ाई करो, ड्रॉप लिया 1 साल मैंने कोटा में, वहाँ पे पढ़ाई करो, देन व्हेन यू गेट अ कॉलेज, तो वहाँ पे ये सारी गाइडेंस उन्होंने दी। बाद में फील्ड फिर मैंने चूज़ करी कि मुझे किस में जाना है। इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, लाइक कि आपकी पढ़ाई कोटा से हुई, फिर आपने प्रैक्टिस मुंबई में की, तो बिलासपुर आना फिर कैसे हुआ आपका? Actually, I got married to a plastic surgeon who belongs to बिलासपुर बेसिकली। जैसे मैंने आपको बताया, चकरभाटा में मेरे फादर इन लॉ प्रैक्टिसिंग हैं, उन्हीं के बड़े बेटे हैं डॉक्टर रौनक कलवानी, ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन, और मेरी उनसे शादी हुई है, तो हमारी फैमिली यहाँ है, तो हम भी यहाँ बिलासपुर में हैं। तो यानी कि आप हमारे बिलासपुर की भाभी जी हैं, हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, डेफिनेटली। बिलासपुर में आने के बाद आपका सफ़र कैसा रहा? यहाँ पे आपको? इट्स गुड, इट्स गुड। या एक्चुअली प्लस पॉइंट्स ये हैं कि फैमिली सपोर्ट है यहाँ पे। आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, तो उसके लुक आफ्टर के लिए मुझे स्ट्रेस नहीं लेना होता। मेरे इन लॉज हैं, पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और भी फैमिली मेम्बर्स है घर में, इनके मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, तो सबके साथ रहते हुए ऐसा लगा कि बच्ची पे स्ट्रेस लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सब देख लेते हैं। और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है हर तरह से काम करने के लिए, मोटिवेशन मिलता है। फैमिली सपोर्ट के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा अच्छे से बताइए कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, क्या? सी वी आर जॉइंट फैमिली हियर इन बिलासपुर। मेरे फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड के चाचा जी जो हैं, हम सब जॉइंट फैमिली में साथ रहते हैं। तो चाचा जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, जो कि हमारे मतलब मुझसे थोड़े छोटे ही हैं, तो दे आर लाइक फ्रेंड्स टू मी। और एक और कज़न भी हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं, तो हम सब पूरी फैमिली साथ में। आई हैव अ डॉटर ऑल्सो टू। ओके, आपकी डॉटर अभी कितनी बड़ी है मैम? शी इज़ 3+। 3+। काफ़ी हेक्टिक नहीं हो जाता चीज़ें छोटी बेबी के साथ में अपना क्लिनिक वगैरह संभालना? हेक्टिक एक्चुअली होता तो है, हेक्टिक होना मतलब ये तो ऑब्वियस है हेक्टिक होगा, पर उसी चीज़ को बैलेंस करने का मैंने सीखा है थोड़ा अपनी मदर इन लॉ से, थोड़ा मेरी भाभी से, मेरी मॉम से, इन सब लोगों से। एंड जो केयर टेकर है मेरी, वो बहुत अच्छे से उसका ध्यान देती है। मेरी मदर इन लॉ पूरा सुपरवाइज करती हैं कि वो ठीक से रह रही है बच्ची। तो ये जॉइंट फैमिली में रहने का पर्क हो जाता है कि यस, सारी चीज़ें साथ में मैनेज हो रही हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है। हाँ। तो मैम कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से फैमिली आपको सपोर्ट करती है? नॉर्मली देखा जाता है कि जो इन लॉज होते हैं, जनरली हमने ऐसा सुना है अपनी सोसाइटी में, नॉट ऑलवेज, वो उतना वर्क को, डॉटर इन लॉ के वर्क को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बट फॉर्चुनेटली टचवुड हमारे साथ ऐसा नहीं है। मेरे फादर इन लॉ बीइंग अ डॉक्टर, वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं ड्यूरिंग माई स्टडीज़ ऑल्सो। मैंने पीजी भी अपनी मैरिज के बाद ही की है। मतलब मेरी 3 में से 2.5 साल की पीजी पोस्ट मैरिज थी। मैंने पोस्ट एंगेजमेंट ज्वाइन किया था अपना पीजी कोर्स, तो वो उनके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। आपने बताया अपनी फैमिली के बारे में, तो थोड़ा अच्छे से बताइए कि आपको फैमिली किस तरीके से सपोर्ट करती है? सी मेरे फादर इन लॉ बीइंग अ डॉक्टर, ही ऑलवेज अंडरस्टैंड्स कि हम लोग किस चीज़ के मतलब क्या हमारे साथ गो थ्रू हो रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है। तो ही ऑलवेज सपोर्ट्स कि कभी कुछ स्ट्रेस भी हुआ किसी पेशेंट को लेके, तो वो यही समझाते हैं कि बेटा ये सब चलता है, आप अपना काम करते रहो, और बस ये ध्यान रखते हैं वो हमेशा कि हमारा काम स्मूथली चले। एंड मेरी मदर इन लॉ बीइंग अ होम मेकर, मतलब कभी मुझसे ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं पूरा दिन घर पे रह के घर संभालूं। उल्टा वो मुझे ये बोलती हैं कि तुम जाके अपना काम संभालो, मैं बच्चे को देख रही हूँ। उनके साथ है बेटी, इसलिए मुझे ये डर भी नहीं लगता कि वो कुछ गलत सीखेगी, बिकॉज वो घर के बड़ों के साथ है, तो आई एम लाइक स्ट्रेस फ्री ऑल द टाइम। सो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट आई गेट फ्रॉम द फैमिली। मतलब जो हम कहते हैं बेटी और बहू को बेटी बना कर रखा है, तो वो एक्चुअली आपके साथ हो रहा है। यस, दैट्स ट्रू। और क्योंकि आपके फादर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि डॉक्टर की जो जॉब है वो 24/7 की है। यस। तो मैम, और सफ़र जब आगे बढ़ता जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलता है कि हमारी पर्क्स हैं
Yes. और ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपने क्या पर्क्स और क्या चैलेंजेस का सामना किया? सी पर्क्स ये हैं कि मैं जब क्लिनिक पे रहती हूँ, मेरे कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स होते हैं, तो दे फील वेरी फ्री टू टॉक टू मी। वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे बहुत आराम से शेयर कर लेते हैं। तो ये मुझे एक फ़ायदा होता है कि हाँ चलो एटलीस्ट वो ओपनली मुझे हर चीज़ बता पा रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि सबको फेस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल। चैलेंजेस तो हर फील्ड में है अपनी जगह पे, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है, चैलेंजेस हैं थोड़े बहुत सब जगह। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस अभी तक टिल नाउ अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फॉर्चुनेटली सब कुछ अच्छा रहा है। अभी तक लगभग कितने केसेस से आप डील कर चुकी हैं? मैंने ऑर्थोडोंटिक्स में अराउंड मोर देन 400 केसेस अभी तक डील कर चुकी हूँ मैं टिल नाउ, एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट में मोर देन 200। कुछ एक ऐसा केस जो आप बताना चाहें? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं नाम नहीं लूँगी, एक पेशेंट है, वो काफ़ी दूर से आते हैं एवरी मंथ। ही इज़ अ 22-year-old मेल। तो उनके फेस पे एक्चुअली फेस तो दिखता ही नहीं था, सिर्फ एक्नी थे। तो उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था कि वो किसी से मिलना बंद कर चुके थे, एज पर टोल्ड बाय हिज पेरेंट्स टू मी। तो और वो काफ़ी जगह ट्रीटमेंट्स लिए थे, अनफॉर्चुनेटली उनको रिजल्ट नहीं मिला था, तो उनका लाइफ का पूरा कॉन्फिडेंस चला गया था। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया और मैंने उनको बोला कि आप मुझे 3 to 4 अपॉइंटमेंट्स इतना टाइम दीजिए, 3 to 4 मंथ्स मिनिमम टाइम दीजिए रिजल्ट दिखाने के लिए, और जो मैं बोल रही हूँ फॉलो कीजिए। तो उन्होंने वो किया एंड ही हैज़ गॉट एक्चुअली मैजिकल रिजल्ट्स। तो 4 मंथ्स में उनका फेस ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान हो जितना क्लियर हो चुका है। अभी भी हम उन पे काम कर रहे हैं, जो एक्नी तो सेटल हो गए पर जो स्कार्स बचे हुए हैं उन पे अभी भी काम चल रहा है। या जैसे एक लेडी है, उनको एक्सट्रीम लेवल पे डबल चिन का प्रॉब्लम है, फेस मतलब ब्रॉडनिंग का और डबल चिन का। तो वो जब आई शी वॉज वेरी एंशियस, तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे डर भी लग रहा है करवाने से और मुझे कराना भी है। तो जब उन्होंने कराया शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो क्या उसके लिए सर्जरी वगैरह कुछ? नॉन सर्जिकल, वट एवर आई एम डूइंग इज कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल। माई हस्बैंड डज सर्जिकल थिंग्स, आई डू नॉन सर्जिकल। ओके। तो इट वॉज अ नॉन सर्जिकल, 1 घंटे का लंच टाइम प्रोसीजर टाइप होता है, एंड नाउ शी इज हैविंग अ गुड, लाइक काफ़ी रिड्यूस हो गया डबल चिन इन 1 सिटिंग ओनली। सो वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। तो मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ये डबल चिन वगैरह के इशू भी फिक्स हो सकते हैं? यस, एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड एक्चुअली। ये कुछ नया मुझे पता चला। फेस स्लिमिंग जैसे होता क्या है, एज के साथ अगर आप कभी नोटिस करेंगे, इवन किसी सेलिब्रिटी में, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय, तो एज के साथ ये चीज़ ब्रॉड होती है। हमारा ये उतना चेंज नहीं आता, पर ये चीज़ काफ़ी ब्रॉड होती है और ये नीचे फैट आता है। तो इन दोनों का, इसके लिए हम एक फेस स्लिमिंग प्रोसीजर हम करते हैं, इट्स टोटली नॉन सर्जिकल, ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर, कंफर्टेबल, जो हर कोई करा सकता है विद नो साइड इफेक्ट्स, ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट्स। तो वो जब हम करते हैं उसके बाद ये फेस अचानक स्लिम होकर ये छोटा हो जाता है, सो स्टार्ट लुकिंग यंगर। और ये जो प्रोसेस होता है वो लगभग कितने देर का होता है? 1 hour मैक्सिमम। 1 hour मैक्सिमम। यस। और कितनी सेटिंग करवानी पड़ती है? सेटिंग्स डिपेंड्स ऑन कि आपका कितना है फैट लेवल या मसल लेवल, वो हम चेक करते हैं क्लिनिकली हर पेशेंट के अकॉर्डिंग। और कुछ लोगों को तो एक सिटिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, कुछ को 2-3 सिटिंग्स भी लगती हैं, डिपेंड्स ऑन योर फैट। तो मैम इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कॉस्मेटोलॉजी के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं? सी कॉस्मेटोलॉजी इज़ ऑल अबाउट कि आप दिख कैसे रहे हैं उस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट करें टॉप टू टो, तो हेयर के बारे में हम बात करते हैं। एज के साथ हेयर थिनिंग होने लगती है। हम लोग आजकल बहुत सारे पार्लर प्रोसीजर्स कराते हैं, तो उससे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस लेडीज़ में आती है, जो मांग के आसपास से चौड़े होने लगती है, एंड मेल पैटर्न भी है। तो हम हेयर का इशू भी फिक्स करते हैं, हेयर फॉल का, हेयर क्वालिटी का, थिनिंग ऑफ हेयर को बेटर कर सकते हैं, ये है। और फेस पे अगर आप आएंगे तो स्किन क्वालिटी हो गई, अपने एक्नी हो गए, एक्नी स्कार्स हो गए, किसी भी टाइप का अनइवन टोन या ब्लेमिशेस हो गए, या कोई स्कार पर्टिकुलर है, जैसे बचपन मीजल्स वगैरह के भी स्कार कुछ छूट जाते हैं लोगों में कई बार, वो है। इन जनरल अगर यू हैव ड्राई और डल स्किन, यू वांट जस्ट कि लाइफलेस लग रही है स्किन, उस चीज़ के लिए देन दिस फेस स्लिमिंग थिंग। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे हम लोग फेस लिफ्टिंग कहते हैं। जैसे एज के साथ हर एक ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन, तो एज के साथ हमारा फेस जो है ये लाइंस पड़ने लगती है, नीचे आने लगता है। जिसको हम कहते हैं मुरझा रहा है फेस, वो कह सकते हैं नीचे आ रहा है, ये लाइन लाफ लाइंस दिखने लगती हैं, ये नीचे आ रहा है, ये ऐसा होने लगता है जी। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी पर्सन है, सपोज हम ऐसे करते हैं, ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड लुकिंग यंगर, क्योंकि ये चीज़ ऊपर जा रही है। इसको हम लोग, ये एक फेस टाइटनिंग का ट्रीटमेंट होता है, लिफ्टिंग का ट्रीटमेंट होता है, नॉन सर्जिकल। तो ये भी हम एक करते हैं जिसे कहते हैं थ्रेड लिफ्ट। इसमें थ्रेड के थ्रू इसको टक इन किया जाता है ऊपर, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट पेनलेस, नॉन सर्जिकल, 1 hour का प्रोसीजर है, गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स, ऑन टेबल रिजल्ट्स। इट मीन्स इट फोकसेस ऑन ओवरऑल ग्रूवमेंट।
यस, कैन बी सेड, राइट? अगर वक्त में थोड़ा सा पीछे चलें, अभी तो हम देख रहे हैं कि आप काफी मैच्योर हमारे साथ बैठी हुई हैं। बचपन में आप कैसी हुआ करती थी, ये जानना चाहेंगे? आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, Okay. और फैमिली में भी लड़कियां कम है, तो मैं हमेशा से बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ। आज भी हूँ, मेरे पेरेंट्स के सामने और मेरे हस्बैंड के सामने भी कहना चाहिए, आई एम कम्प्लीटली अ पैम्पर्ड चाइल्ड, जिसको हर चीज़ जो बोली है वो चाहिए। तो वैसे ही रही हूँ मैं हमेशा से। और मेरे पापा ने, मम्मी ने वो चीज़, भाई ने हमेशा फुलफ़िल की है, और अब बड़े होने के बाद भाभी भी वही फुलफ़िल करती हैं, जो मैंने बोला वो मुझे मिलता है। ऐसा है। काफी अच्छी बात है ये तो। ये सारी चीजें तो ठीक है, अपने बचपन की कुछ मीठी याद हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बताइए जरूर। चाइल्डहुड तो फुल ऑफ मीठी यादें ही है, बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छा था, तो बहुत कुछ है ऐसे तो। बट मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अपने भाई को देख के बहुत इंस्पायर होती थी। ही इज़ extremely intelligent person. He is a urologist in Raipur right now. Okay. He is working practicing in Raipur. तो मैं भैया को देख के हमेशा सोचती थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। वो भी बचपन ही था, 8-9 में थी मैं जब भैया को देख, तो आई रिमेंबर कि मैं भैया का एप्रन पहन के देखती थी खुद को मिरर में कि मैं कैसी लग रही हूँ एज ए डॉक्टर। फिर मैं सोचती थी कि यार होगा क्या सिलेक्शन, मिलेगा क्या ये सब करने। फिर मतलब शायद इसी चीज़ ने काफ़ी मुझे पुश किया, और भैया ने फॉर्चुनेटली मिल गया। तो वो आज मैं आई लुक बैक तो मैं देखती हूँ कि हाँ शायद यही चीज़ें सामने लेके आई हैं सब कुछ। तो आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो आप वो छोटी वाली अंकिता मैम को पहने हुए देख पाती हैं? यस, बिल्कुल देख पाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि और अब जब कभी कभी एप्रन पहन के हम लोग परेशान हो जाते हैं ना गर्मी में या ऐसा कुछ, तो लगता है कि यार इसके लिए इतना कर रहे थे क्या यार। मतलब ऐसा काफ़ी अच्छा जर्नी, बहुत अच्छी रही कि ये सब देखना, इसके बारे में कोशिश करना, सब कुछ बहुत अच्छा था। एक डेंटिस्ट थे हमारे कोरबा में जी, उनके पास मैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए कभी जाती थी, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था, उनका एम्बियंस, उनका क्लिनिक। लगता था कि यार थोड़ी बड़ी होने के बाद लगता था कि मैं डेंटिस्ट बन गई तो फिर मैं भी ऐसा ही करूँगी, ऐसा कुछ मुझे भी करना है, मेरे पास भी क्लिनिक होगा और मैं भी ऐसे एप्रन पहन के पेशेंट्स को देखूंगी। सो अब मैं वो सब करती हूँ, तो यस, ड्रीम कम ट्रू है, बस दैट्स इट। तो शुरू से एक रोल मॉडल थे आपके पास, आपके भैया के रूप में? यस, डेफिनेटली, जिनको आप आइडियलाइज करके आगे बढ़ती गई? बिल्कुल। मैम, ये सारी बातों के बीच हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है जो कि थोड़ा सा फन और इस तरीके का है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आए वो आप बताइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। मैम, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मौका मिले एक गाना चुनने का जो तब बजे जब भी आप किसी अपने पेशेंट को ठीक करें, तो कौन सा गाना होगा और क्यों? कोई भी लेटेस्ट सॉन्ग जिसको मैं बहुत टाइम तक सुनती हूँ ना, मेरा फेवरेट बन जाता है। अच्छा। सो जैसे राइट नाउ दैट ओ माही, दैट इज माय फेवरेट राइट नाउ। तो अभी मुझे वही सॉन्ग चाहिए हर जगह, मैं दिन भर वही चलाती हूँ अपने क्लिनिक पे भी। उसी से आपकी खुशी और उसी से आपके सैडनेस अभी राइट नाउ वही है मेरा फेवरेट, करंट फेवरेट। कोई सबसे बड़ा रिस्क जो आपने उठाया हो? ओके, कुछ पेशेंट्स काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं जिनके बारे में जब मैं ये सुन लेती हूँ किसी थर्ड पार्टी से कि यार ये बहुत ही फंसी है, इसको नहीं करना, फिर भी मैं अगर वो करती हूँ एंड वो ट्रीट हो जाता है, तो दैट्स दिस काइंड ऑफ रिस्क आई हैव टेकन। मतलब अपने काम को लेके बाकी मैं बहुत सेफ गेम खेलने वालों में से हूँ, आई डोंट टेक रिस्क जनरली। घर पे सबसे पसंदीदा काम जो आप करना पसंद करती हैं? हाँ, बैठ के सबसे बातें करना, डिस्कशंस। यस, You love that? Yes, because I have 2 sister-in-laws. एक मेरी sister-in-law देवरानी है, वो भी है, mother-in-law है, so I have a full भरा पूरा घर, so we sit and we talk a lot. फिलहाल I am loving this. I'm loving this. I'm talking to you. Even I am loving this. आपको मौका मिले कि फ्री में आप दुनिया घूम सकती हैं, तो सबसे पहली जगह कौन सी जाना चाहिए? मुंबई। Yeah. It's an emotion for me. It's not a city. I love to be in Mumbai. काफी लंबे वक्त आप वहाँ रह चुके हैं। यस, तो मेरा बहुत कनेक्शन है, मेरा बहुत मैं जुड़ी हुई हूँ मुंबई से। मुंबई में कोई एक पसंदीदा जगह आपकी? बैंड्रा, या वहाँ से कुछ याद? बहुत सारी यादें हैं, मैंने एंडलेस वहाँ पे शॉपिंग की है, एंडलेस वहाँ पे क्लबिंग की है, अपनी बेटी के साथ बहुत घूमी हूँ और अपनी बेटी के लिए वहाँ से मैंने बहुत शॉपिंग की है। सो दैट्स। अगर आपको मौका मिले कि आप अपने काम को किसी फिल्म टाइटल से डिस्क्राइब कर सकती हैं, तो वो क्या होगा और क्यों? इट्स लाइक कभी खुशी कभी गम। यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। इसको तो समटाइम्स वेरी गुड, समटाइम्स बैड, सो आई डोंट नीड टू डिस्क्राइब दैट। थैंक यू। अगर आपको सुपर पावर दी जाए जो आप अपने काम पे यूज कर सकती हैं, तो वो क्या होगी?
मैं लोगों के मन के अंदर पढ़ना चाहूँगी, जो वो सोच रहे हो मुझे सुनाई देना चाहिए। दैट विल बी माई सुपर पावर। ये तो मुझे भी चाहिए। सबको चाहिए। तो रैपिड फायर तो खत्म हुआ, वापस से हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्या आपने कभी अपने घर पे किसी को रेडियो सुनते देखा है? यस, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट या मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा है, अपनी खुद की मदर को भी देखा है, और मैंने काफ़ी टाइम टीवी की जगह पे रेडियो सुना है। अच्छा। यस, अराउंड 4 to 5 years। वो भी एक एज में जब आई वाज लाइक 13 to 18 के बीच वाली एज में हम लोगों ने टीवी बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे ब्रदर के एग्जाम्स थे, उसको पढ़ना था, एंड देन मेरी भी पढ़ाई थी, उसके बाद कंटिन्यूएशन में वी आर लाइक 4 year का हमारे बीच में एज गैप है। तो वो टाइम पे 5 year हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। अच्छा। मतलब टीवी थी बट वो बंद होती थी, हमारे यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। सो हम FM ही सुनते थे सिर्फ खाना खाते टाइम, और जब भी थोड़ा एंटरटेनमेंट की नीड है तब। तो एंटरटेनमेंट का सोर्स उस टाइम पे रेडियो हुआ करता यस। था। तो अभी भी आप रेडियो सुनती हैं? समटाइम्स कार में आते जाते हुए। रेडियो भी सुनती हैं, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट वगैरह भी आप सुनती होंगी आई गेस। यस, स्पॉटिफाई तो हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैम कि रेडियो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है एक कम्युनिटी पे? इम्पैक्ट तो डालता है, क्योंकि आपका ध्यान वीडियो पे नहीं होता है उस वक्त, आप पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पे होता है। तो हमारा ध्यान एडवर्टीजमेंट्स पे जाता है रेडियो की। और आज भी वो एडवर्टीजमेंट जब हमारी छोटी एज थी, जब हम रेगुलर सुनते थे, वो उसका एक बीट सुन के आज भी हमें याद आ जाता है कि यस ये वो वाला म्यूजिक है, ये वो वाला एडवर्टीजमेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं डालता है, इम्पैक्ट तो डालता है डेफिनेटली। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम वुमेन्स डे स्पेशल पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फेमिनिज्म से आप क्या समझती हैं? क्योंकि फेमिनिज्म जो है इसको सब लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रखा है, तो एक्चुअल फेमिनिज्म आपके हिसाब से क्या है? सी अकॉर्डिंग टू मी, फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी ऑफ जेंडर फर्स्ट। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप फीमेल्स को मेल्स से आगे ले जाओ, दिस इज नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब मेल और फीमेल इक्वल होने चाहिए, इक्वल इन लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, इन सोशल रिस्पेक्ट, हर जगह पे उनको सोसाइटी में इक्वालिटी मिले, दैट इज़ फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू मी। ये नहीं कि फेमिनिज्म के नाम पे हम फीमेल्स कभी कुछ भी करें और ये फेमिनिज्म है, ऐसा नहीं है। हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये है। अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में भी ये नहीं कि जॉब पे कोई गया है इंटरव्यू के लिए तो मेल है तो यार इसका आना जाना ईजी रहेगा, ये ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो उसको दे दिया, नहीं। आप इक्वल कंसिडर करके अपॉर्चुनिटीज़ भी दो, इक्वली ग्रोथ भी करवाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, दैट इज़ फेमिनिज्म। मीन्स कि वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी, जेन्युइनली इक्वालिटी चाहिए। रिस्पेक्ट के मामले में भी, रिस्पेक्ट घर से शुरू होती है, तो वहाँ से लेके हर जगह पे, और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ग्रोथ, सब कुछ। मैम एक और क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी टैबू बनी हुई हैं जो कि वुमेन से रिलेटेड हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है आपके हिसाब से? सी टैबू हर फील्ड में है। आज आप वुमेन की बात कर रही है, इन जनरल भी हर जगह पे है। टैबूज को ब्रेक करने का मेरे हिसाब से एक ही वे है, वो है एजुकेट करना, उनको उसके पीछे के लॉजिक्स को बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द चम्स, ड्यूरिंग द पीरियड्स, लोगों को आज भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मंदिर के अंदर नहीं जा सकती फीमेल्स, बट उसके पीछे का लॉजिक है ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि ये कहाँ से आया है ना। तो वो मैंने कहीं तो रीड किया था, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न ये था कि एक जब पुराने ज़मानों में जब मंदिर बाहर होते थे, फीमेल्स घर से मंदिर के लिए निकलती थी और पीरियड्स के कारण जो ह्यूमन ब्लड उनके बॉडी के बाहर होता था, उसके स्मेल से वुल्फ उन पे अटैक कर सकते थे, इसलिए उनको उन 3-4 दिनों में जब उनको पीरियड्स के टाइम पे उनको मंदिर में जाने से मना करते थे। पर आज की डेट पे लोगों को ये पता है कि मंदिर नहीं जाना है, पर क्यों नहीं जाना है वो नहीं पता है, तो वो अपने घर के अंदर के मंदिर में से भी डिबार हो जाती हैं, वो अंदर नहीं जा सकती, अनटचेबल की तरह बिहेव करने लगते हैं, किचन में नहीं जाती, क्योंकि उनको इम्प्योर कंसिडर कर दिया गया है वो टाइम पे कि वो इम्प्योर हो गई है। ऐसा नहीं है, कारण कुछ और था, बट दे डोंट वांट टू नो द रीजन। दे नो कि एंड रिजल्ट क्या है, मंदिर नहीं जाना है, बंद करा दिया, बस ब्लाइंडलेसली फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द थिंग, जैसे पर्दा सिस्टम है भाई, मुगल्स जो थे वो राजस्थान में वो फीमेल्स पे अटैक करते थे, इसलिए पर्दा सिस्टम आया था। अब क्यों पर्दा सिस्टम है? हम अपने ही घर में अपने ही हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनके सामने हम क्यों पर्दा करने की जरूरत है?
वी आर सेफ एट आवर होम, जी। वी डोंट नीड एनी पर्दा सिस्टम फॉर दैट। टैबूज के लिए एजुकेट करना ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तो टैबू अपने आप ब्रेक होंगे। मैम अभी आप काफ़ी अच्छा कर रही हैं अपने लाइफ में, और भी आप चीज़ें करेंगी और डील करेंगी पेशेंट से, बट अगर अभी आपको मौका मिले कि आप अपनी यंगर सेल्फ से मिल पाएँ तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? मतलब मैं ही जब पहले थी, हाँ ओके, मैं अपने आप को पीछे जाके 2016 के टाइम पे ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ स्ट्रेस कम लो। ये सब टाइम जो पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम होता है या स्ट्रगलिंग फेज होता है, ये आता है और चला जाता है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, जो तो एनीवेज ऑप्शन नहीं है, करना ही था, तो थोड़ा स्ट्रेस कम लो। आई एम बेसिकली अ स्ट्रेस प्रोन पर्सन लिटिल बिट, मैं वही अपने आप को ये समझाना चाहूँगी, स्ट्रेस कम लो। तो आप सुन रहे थे और देख रहे थे डॉक्टर अंकिता अग्रवाल को, जो कि डेंटिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।